अरे संजय, तैयार हो? चलो आज साइंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, कह सकते हैं जादुई दुनिया में चलते हैं, एटम की दुनिया। अरे वाह, क्या सवाल पूछा है संजय। ये तो हम सब ने कभी ना कभी देखा ही है ना? सूखे बालों में कंघी घुमाओ और वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। चलो आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इसको समझने के लिए ना दो बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज देखते हैं। पहली तो वही है जो तुमने अभी पूछी, कंघी को सूखे बालों पर रगड़ने से वो कागज को खींचने लगती है। और दूसरी एक्टिविटी में अगर हम एक कांच की रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक फूले हुए गुब्बारे के पास लाएं तो वो भी उसकी तरफ खींचने लगता है। तो इन दोनों एक्टिविटीज से हम क्या समझ सकते हैं? बस एक सीधी सी लेकिन बहुत पावरफुल बात कि रगड़ने से चीजें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है। बस यही है इस सारे जादू के पीछे का साइंस। बिल्कुल सही संजय। यही तो अगला सवाल होना चाहिए कि आखिर ये चार्ज आता कहाँ से है। इसका जवाब ना हर चीज के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से में छिपा है। और वो बुनियादी हिस्सा है एटम। देखो, सालों तक साइंटिस्ट यही मानते थे कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा ही नहीं जा सकता। पर असली कहानी कुछ और ही थी। सच तो ये है कि एटम के अंदर भी उससे भी छोटे चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं। और हाँ, ये कोई एक दिन की या एक साइंटिस्ट की खोज नहीं थी। इस इनक्रेडिबल राज को खोलने के पीछे कई बेहतरीन दिमागों की सालों की मेहनत थी। चलो इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। साल 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एक गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में एक नई तरह की रेडिएशन खोजी, जिसे उन्होंने केनाल रेज का नाम दिया। फिर इसके कुछ साल बाद 1900 में जे थॉमसन ने एटम के अंदर एक बहुत जरूरी पार्टिकल को पहचाना, जिसे आज हम सब इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, जिसे हम E- लिखते हैं, है क्या? बहुत सिंपल, ये एटम के अंदर का एक पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मान लो -1, और इसका वजन, अरे वो तो इतना कम है कि हम उसे ना के बराबर, मतलब नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। अच्छा, अब याद करो गोल्डस्टीन की केनाल रेज। उन्हीं की वजह से एक और सबएटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई। इस पर था पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1। चार्ज उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पर, बस उल्टा। बाद में इसी को नाम दिया गया प्रोटॉन, यानी P+। अब जरा यहाँ देखो, कितना क्लियर हो जाएगा। प्रोटॉन पर चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन पर -1, बिल्कुल बराबर पर ऑपोजिट। लेकिन अब जरा इनके मास यानी वजन पर नजर डालो। एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। 2000 गुना! सोच सकते हो, मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा भारी है। और कमाल की बात यह है कि दोनों पर चार्ज की मात्रा बिल्कुल बराबर है ना? हैरान करने वाली बात। तो साल 1900 तक साइंटिस्ट ये समझ चुके थे कि एटम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना है। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिससे एटम न्यूट्रल रहता है। ये भी पता चल गया था कि प्रोटॉन एटम के काफी अंदर यानी इंटीरियर में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना काफी आसान होता है। तो संजय, अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर क्या क्या है, पर अब आता है असली बड़ा सवाल। ये पार्टिकल्स एटम के अंदर जमे कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? और देखो, इसी सवाल ने साइंस की दुनिया में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत की, जिसके बारे में हम अगली बार जानेंगे। चलो एटम के अंदर की सीक्रेट दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। रेनू मैम देखो, कॉम कागज के टुकड़ों को खींच रहा है। ये जादू कैसे हुआ? ये जादू नहीं संजय, ड्राई हेयर पर कॉम करने से उस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है। पर मैम, ये चार्ज आखिर आता कहाँ से है? इसका राज एटम के अंदर छुपा है। एटम में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये डिस्कवरी 1800s के एंड में शुरू हुई। चलो देखते हैं टाइमलाइन। सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया। इसका चार्ज नेगेटिव होता है। अच्छा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज का क्या? सिर्फ नेगेटिव से तो काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा सवाल। इलेक्ट्रॉन से भी पहले ई गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज्ड केनाल रेज डिस्कवर किए थे, और इन्हीं रेज से एक और इम्पॉर्टेंट पार्टिकल की खोज हुई, और ये था प्रोटॉन। इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, यानी पॉजिटिव। और पता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से
करीब 2000 गुना ज्यादा होता है। तो चार्ज में तो इक्वल, पर मास में प्रोटॉन बहुत बहुत भारी है। इसका मतलब एटम के अंदर ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मैम, अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो क्या उस पर कोई चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं, एटम न्यूट्रल होगा, क्योंकि +1 और -1 चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन एक आखिरी क्लू, प्रोटॉन्स एटम के अंदर गहरे होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है, ये पार्टिकल्स एटम के अंदर आखिर अरेंज कैसे होते हैं? तो परमाणु यानी एटम, ये नाम सुनते लगता है कि साइंस की किताब का कोई बोरिंग सा चैप्टर होगा, है ना? पर ऐसा है नहीं। ये तो एक कमाल की जासूसी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कई डिटेक्टिव्स ने मिलकर एक बहुत बहुत बड़े राज को सुलझाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक क्लासरूम से। यहाँ पर है संजय, जो अपनी टीचर रेणु मैम से पूछते हैं, मैम एक बात बताइए, डाल्टन ने तो कहा था कि एटम एक छोटी सी सॉलिड गेंद जैसा है, मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सकता। क्या ये बात सच है? रेणु मैम मुस्कुराकर कहती हैं, देखो संजय, डाल्टन का आइडिया वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, पर मजा तो तब आया जब साइंटिस्ट्स को एटम के अंदर भी कुछ मिला। उन्हें मिले और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और बस वहीं से पूरी कहानी पलट गई। समझ लो, हमारी जासूसी की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो रेणु मैम बताती हैं कि इस केस के पहले जासूस कौन थे। वो थे जे थॉमसन, और उन्होंने ही एटम के स्ट्रक्चर का, मतलब वो कैसा दिखता है, इसका पहला अंदाजा लगाया। थॉमसन को अपना पहला सुराग मिला 1906 में, और वो सुराग था इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये एटम के अंदर मिलने वाला एक बहुत ही छोटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और पता है, इस जबरदस्त खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। रेणु मैम आगे समझाती हैं, देखो थॉमसन ने एटम की कल्पना कैसे की। उन्होंने उसे एक क्रिसमस पुडिंग की तरह सोचा। मतलब उन्होंने कहा कि पूरा पुडिंग एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें सूखे मेवों की तरह यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। अच्छा, क्रिसमस पुडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो रेणु मैम कहती हैं, चलो इसे एक तरबूज से समझते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा। सोचो, तरबूज का जो पूरा लाल हिस्सा है वो है पॉजिटिव चार्ज, जो हर तरफ फैला हुआ है, और उसके जो बीज हैं वो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके अंदर धसे हुए हैं। हाँ, अब ये एनालॉजी बिल्कुल क्लियर है। रेणु मैम बताती हैं कि इस मॉडल की सबसे जरूरी बात क्या थी। वो ये थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों बराबर हैं, और इसी वजह से पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और थॉमसन की ये बात तो एकदम सही निकली। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ कह दिया और सबने मान लिया। हर अंदाजे को, हर थ्योरी को टेस्ट करना पड़ता है, और ये टेस्टिंग का काम किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और उनके एक एक्सपेरिमेंट ने तो एटम की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो रदरफोर्ड का प्लान बड़ा सिंपल था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत तेजी से चलते हुए पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स लिए और उन्हें सोने की एक बेहद पतली फॉइल पर फायर किया। और ये फॉइल कितनी पतली थी? इतनी कि उसमें सिर्फ 1000 एटम्स की मोटाई थी। बस फिर उन्हें ये देखना था कि ये पार्टिकल्स जाते कहाँ हैं। अब देखो, पहला ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सोने की फॉइल से सीधे निकल गए, मतलब आर पार, जैसे कि वहां कुछ था ही नहीं। दूसरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा और इंटरेस्टिंग था। उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स फॉइल से टकराकर हल्का सा अपना रास्ता बदल रहे थे, मतलब सीधे जाने के बजाय थोड़ा सा मुड़ गए। लेकिन जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था वो तो होश उड़ा देने वाला था। हर 12,000 में से एक पार्टिकल, सोचिए सिर्फ एक, वो फॉइल से टकराकर सीधा वापस आ गया 180 डिग्री पर। रदरफोर्ड ने खुद कहा था, ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक तोप का गोला एक टिश्यू पेपर पर चलाएं और वो पलटकर वापस आपको ही लग जाए। कमाल है ना? संजय तो ये सुनकर एकदम हैरान है। वो पूछता है, मैम ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आखिर किस चीज ने उस पार्टिकल को इतनी जोर से धक्का देकर वापस भेज दिया? तो चलिए देखते हैं रेणु मैम कैसे समझाती हैं कि रदरफोर्ड ने इस पहेली को सुलझाया कैसे।
तो रदरफोर्ड ने इस शॉकिंग रिजल्ट से 3 कमाल के नतीजे निकाले। पहला, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस। दूसरा, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और उसका लगभग पूरा वजन उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी डेंस जगह पर जमा है। और तीसरा, इस सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। अब सवाल ये है कि ये न्यूक्लियस आखिर है कितना छोटा। तो एक अंदाजा लगाइए, अगर एटम को हम एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम मान लें तो न्यूक्लियस पता है कितना बड़ा होगा? सिर्फ एक छोटा सा कंचा जो स्टेडियम के बीचों बीच रखा हो। मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा तो बस खाली जगह है। संजय के दिमाग में अब एक और बहुत बड़ा सवाल आता है। वो पूछता है, मैम एक मिनट, अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो फिर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी खोकर न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता? अगर ऐसा हुआ तो कोई भी एटम स्टेबल तो रह ही नहीं पाएगा। रेनू मैम कहती हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल संजय, और सच तो ये है कि रदरफोर्ड का मॉडल इस बात का जवाब नहीं दे पाया था। इस पहेली का जो आखिरी सबसे जरूरी टुकड़ा था उसे जोड़ा नील्स बोहर ने। देखो, बोर ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ स्पेशल फिक्स्ड रास्तों पर ही घूमते हैं। इन रास्तों को कहा गया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और सबसे जरूरी बात, इन रास्तों पर घूमते हुए वो अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं खोते। तो बोर के नियम एकदम सिंपल थे। पहला, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्पेशल ऑर्बिट्स में रह सकते हैं। और दूसरा, जब तक वो इन ऑर्बिट्स में हैं, वो कोई एनर्जी नहीं छोड़ेंगे, मतलब रेडिएट नहीं करेंगे। इन्हीं ऑर्बिट्स को हम आज एनर्जी लेवल्स या शेल्स के नाम से भी जानते हैं। और बस इसी तरह हमें एटम का वो मॉडल मिला जिसे हम आज स्कूलों में पढ़ते हैं। बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स। और इस मॉडल ने आखिरकार ये समझा दिया कि एटम्स स्टेबल क्यों होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट और बाकी था। एटम की तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई थी। 1932 में जे चैडविक ने इस पहेली का एक और टुकड़ा खोज निकाला, और वो था न्यूट्रॉन। ये भी न्यूक्लियस में ही रहता है, पर इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और एटम का जो बाकी बचा हुआ मास था वो इसी की वजह से था। तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों से मिलकर हमारा एटम तो बन गया। लेकिन ये जासूसी कहानी ये अभी खत्म नहीं हुई है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई इस छोटे से न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करे? अणु की कमाल की कहानी जानते हैं। तो संजय पूछ रहा है, मैम एटम के अंदर आखिर है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, सब कुछ एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ। डाल्टन ने सोचा एटम मतलब एक छोटी नक्कर बॉल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। साइंटिस्ट्स को एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिले। और फिर आए हमारे पहले डिटेक्टिव जे थॉमसन एक नए आइडिया के साथ। उनका मॉडल कहता था कि एटम एक पॉजिटिव गोला है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें चिपके हुए हैं। ओह, मतलब जैसे तरबूज में बीज होते हैं, बिल्कुल वैसा? हाँ, बिल्कुल सही। पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को इसे खुद टेस्ट करके देखना था। तो उन्होंने तेज अल्फा पार्टिकल्स लिए और उन्हें एक पतली सी गोल्ड फॉइल पे फायर किया। सोचा था सब आर पार निकल जाएंगे, पर कुछ तो सीधे टकराकर वापस आ गए। सब हैरान थे। रदरफोर्ड ने कहा, ये तो ऐसा है जैसे टिश्यू पेपर पर तोप का गोला मारो और वो लौट आए। तो पता चला कि एटम ज्यादातर खाली है, बस सेंटर में एक छोटा भारी न्यूक्लियस है। लेकिन मैम, इस मॉडल में भी तो कोई गड़बड़ होगी ना? हाँ, सही पकड़ा। प्रॉब्लम ये थी कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लूज करेगा, है ना? और ऐसा हुआ तो वो घूमते घूमते सीधा न्यूक्लियस में जा गिरेगा। तो फिर एटम स्टेबल कैसे हैं? यहां एंट्री होती है नील्स बोर की। बोर ने कहा, इलेक्ट्रॉन्स खास ऑर्बिट्स में घूमते हैं जहां उनकी एनर्जी कम नहीं होती। तो ये थे हमारे 3 एटॉमिक डिटेक्टिव्स, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। तो मतलब हर नई खोज ने पिछली वाली को और बेहतर बनाया, एक पूरी पिक्चर बनाने के लिए। एकदम सही। साइंस की कहानी ऐसी ही है, ये कभी खत्म नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ती है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हर परमाणु के अंदर एक तरह का छिपा हुआ ब्लूप्रिंट होता है? मतलब कुछ ऐसे नियम जो सब कुछ व्यवस्थित रखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, वो नियम जो तय करते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ और कैसे रहेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है,
कि एक एटम अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज कैसे करता है ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे। ये एक बड़ी पहेली लगती है ना? पर इसका जवाब कुछ बहुत ही आसान और शानदार नियमों में छिपा है। और इस पहेली को सुलझाने का आइडिया दिया था बोर और बरी ने। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए खास एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इमारत में अलग अलग मंजिलें होती हैं, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक तय जगह, एक ऑर्गेनाइज्ड घर। तो इस एटॉमिक घर का पहला नियम क्या है? ये सब कुछ कैपेसिटी के बारे में है, मतलब किस मंजिल पर कितने लोग रह सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला नियम, मैक्सिमम कैपेसिटी। और इस नियम के पीछे है एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला, 2n²। यहाँ n का मतलब है शेल का नंबर, यानी कौन सी मंजिल। बस ये एक फॉर्मूला हमें बता देता है कि हर शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। पहली मंजिल जिसे के शेल कहते हैं उसके लिए n हुआ 1, तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरी मंजिल L शेल में n 2 है, तो कैपेसिटी बढ़कर हो जाती है 8, और ये पैटर्न ऐसे ही चलता है, M शेल में 18 और N शेल में 32 तक। है ना कमाल का? चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये एक तरह की स्पेशल कंडीशन है जो पहले नियम में एक छोटा सा ट्विस्ट लाती है, और वो स्पेशल कंडीशन है ये नंबर 8। नियम ये कहता है कि किसी शेल की टोटल कैपेसिटी चाहे जितनी भी हो, अगर वो सबसे बाहरी शेल है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। बस ये एक लिमिट है जो केमिस्ट्री की पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। और अब हमारा आखिरी नियम, जो ये तय करता है कि इन शेल्स को भरने का सही तरीका क्या है, मतलब कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो इसका जवाब है अंदर से बाहर की तरफ। एटम हमेशा अपने शेल्स को अंदर से भरना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले न्यूक्लियस के सबसे पास वाले शेल में जाते हैं, और जब वो शेल पूरा भर जाता है सिर्फ तभी वो अगली मंजिल पर जाते हैं। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब मजा आएगा जब हम देखेंगे कि ये सारे नियम असल में एक साथ कैसे काम करते हैं। तो चलिए कुछ एटम्स बनाकर देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं कार्बन को। कार्बन के पास होते हैं कुल 6 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इन नियमों को इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये कैसे अरेंज होंगे। ये तो बहुत सीधा है। नियम नंबर 3 के हिसाब से हम अंदर से शुरू करेंगे। पहला शेल के शेल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हमने 2 वहां रख दिए। अब 6 में से बचे 4, वो चले जाएंगे अगली मंजिल यानी L शेल में। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,4। सिंपल। अगला एग्जाम्पल है सोडियम का। इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं कि इसका घर कैसे बसेगा। प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। पहला के शेल 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरा भर गया। दूसरा L शेल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी 8 इलेक्ट्रॉनों से भर गया। अब तक हो गए 2 और 8 मतलब 10। हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो जाएगा तीसरी मंजिल M शेल में। तो सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2, 8, 1। ठीक है, अब जब हम नियम जान चुके हैं तो चलिए एक छोटी सी पहेली से इसे और पक्का कर लेते हैं। सवाल बहुत सिंपल है। अगर किसी एटम के पहले 2 शेल्स यानी K और L दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो उस एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जरा सोचिए। और सही जवाब है 10। हिसाब बिल्कुल साफ है ना? पहले K शेल की कैपेसिटी है 2 और दूसरे L शेल की कैपेसिटी है 8, तो 2 + 8 हुए 10। चलिए जाते जाते उस एक नियम को फिर से याद कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बाहरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये एक छोटा सा नियम ही पूरी केमिस्ट्री की दुनिया की नींव है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर किसी एटम का सबसे बाहरी शेल ही उसकी पहचान और उसके व्यवहार की चाबी है, तो तब क्या होता है जब वो शेल अधूरा हो, मतलब पूरा भरावा ना हो? बस यहीं से केमिकल बॉन्ड्स और रिएक्शंस की पूरी कहानी शुरू होती है। इसके बारे में सोचिएगा। क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज परमाणुओं यानी एटम्स से बनी है, लेकिन ये एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि क्यों कुछ एटम्स बिल्कुल शांत रहते हैं और कुछ दूसरे हमेशा दोस्ती करने या झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं।
यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सोना जैसी धातुएं हजारों साल तक वैसी ही रहती हैं, पर सोडियम को पानी में डालते ही बूम, धमाका हो जाता है? इसका जवाब इन एटम्स के अंदर ही छिपा है, उनकी बनावट में। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी एटम का सारा कैरेक्टर, सारा बर्ताव उसके बाहरी हिस्से पर निर्भर करता है। सोचिए कि एक एटम एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन वो अलग अलग ऑर्बिट या शेल्स में उसके चक्कर लगा रहे हैं। और यहीं एंट्री होती है हमारे हीरो की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो एटम के सबसे बाहरी वाले शेल, मतलब आउटरमोस्ट शेल में घूमते हैं। यही वो इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे एटम्स से मिलते जुलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। असल में पूरी की पूरी केमिस्ट्री इन्हीं पर टिकी है। और देखिए, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर एटम्स असल में अधूरे होते हैं। उनका जो सबसे बाहरी शेल है ना, वो पूरा भरा नहीं होता, और इसी वजह से वो अनस्टेबल, मतलब अस्थिर रहते हैं, एक तरह से बेचैन। और यही बेचैनी उन्हें दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। तो भाई, जब ज्यादातर एटम अधूरे और बेचैन हैं, तो उनका मकसद क्या है, उनका गोल क्या है? वेल, वो सब एक ही चीज चाहते हैं, स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। और इस स्टेबिलिटी को पाने का एक जादुई रास्ता है, एक खास वीआईपी क्लब में शामिल होना, जिसके लिए एक मैजिक नंबर चाहिए। और वो मैजिक नंबर है 8। जी हाँ, बस 8। एटम्स को असल में शांति तब मिलती है जब उनके सबसे बाहरी शेल में ठीक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसे केमिस्ट्री की भाषा में ऑक्टेट कहते हैं। समझ लीजिए, ये एटम्स की दुनिया में मोक्ष पाने जैसी स्थिति है। मतलब एक बार किसी एटम को ये 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए ना, तो समझो वो सन्यासी बन गया। उसे फिर किसी से कोई लेना देना नहीं। नोबल गैसेस के बारे में सोचिए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये इतनी स्टेबल होती हैं कि किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है, वो पहले से ही वीआईपी क्लब में हैं। इसे ऐसे समझिए, एटम की दुनिया में भी अमीर और गरीब होते हैं। एक तरफ है स्टेबल नोबल गैसेस, जिनके पास पूरे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो अमीर हैं, संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ है सोडियम जैसे बेचारे, जिनके बाहरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए बेताब हैं। तो अब हमें लक्ष्य तो पता चल गया, वो मैजिक नंबर 8। सवाल ये है कि एक एटम इसे हासिल कैसे करता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। चलिए देखते हैं कि एटम स्टेबिलिटी की इस खोज में कौन-कौन से रास्ते अपनाते हैं। तो इनके पास ना मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। या तो वो अपने फालतू इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, यानी उन्हें लूज कर दें, या फिर अपना शेल भरने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें, मतलब गेन कर लें। और तीसरा रास्ता है पार्टनरशिप, यानी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें ताकि दोनों का काम बन जाए। और यहीं वो सीक्रेट छिपा है जो हमें समझना है। एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वही नंबर उसकी असली ताकत, उसकी कंबाइनिंग पावर को बताता है। तो अब जब हमें पता है कि एटम इलेक्ट्रॉन लेते देते या शेयर करते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है, इस पूरे लेन देन को नापने का एक तरीका है। और यहीं पर वैलेंसी या संयोजकता का कॉन्सेप्ट आता है। ये किसी भी एटम का असली पावर मूव है। तो वैलेंसी की परिभाषा बहुत सिंपल है। ये बस उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है जो एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 8 का मैजिक नंबर पाने के लिए देता है, लेता है या शेयर करता है। ये उसकी केमिकल पर्सनालिटी का एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सोडियम, उसके बाहरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ही सोचिए, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगना ज्यादा आसान है या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना? जाहिर है 1 दे देना। इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है और उसकी वैलेंसी हो जाती है 1। इसी तरह मैग्नीशियम 2 खोता है तो वैलेंसी 2, और एल्यूमिनियम 3 खोता है तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। सिंपल। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब किसी एटम का बाहरी शेल लगभग भरा हुआ हो? मान लीजिए किसी के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। क्या वो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन दे देगा? ये तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम लगता है ना? बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में भी यही होता है। हमेशा सबसे आसान रास्ता चुना जाता है। फ्लोरीन जैसे एटम्स को देखिए, जिनके बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
उनके लिए 7 इलेक्ट्रॉन देने से कहीं ज्यादा आसान है कि वो कहीं से बस 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें। तो इसका हिसाब किताब थोड़ा अलग है। यहाँ कैलकुलेशन ऐसे होती है। हमारा टारगेट नंबर क्या है? 8। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7। तो सिंपल मैथ है, 8 में से 7 घटाइए, बचा 1। इसका मतलब है कि फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला है। ये स्टेबिलिटी के लिए बस 1 इलेक्ट्रॉन झपटना चाहता है। तो देखा, आखिर में वैलेंसी कुछ और नहीं, बस स्टेबिलिटी पाने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता है। ये वो नंबर है जो बताता है कि एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा चुनता है, चाहे इलेक्ट्रॉन देकर, लेकर या फिर शेयर करके। और अब जब सारे नियम पता चल गए हैं, एक छोटी सी चुनौती हो जाए। हमने अभी जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके क्या क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी पता लगाई जा सकती है? एक छोटा सा हिंट देता हूँ। बस ये सोचिए कि इन तीनों के लिए स्टेबिलिटी तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा होगा। ये समझने का एक शानदार तरीका है कि ये एटम दुनिया में कैसे बिहेव करते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटर के सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर एलिमेंट की अपनी एक अलग, एक यूनिक पहचान आखिर होती कैसे है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे लेकिन काफी गहरे सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्या है जो एक एलिमेंट को एक एलिमेंट बनाता है? मतलब सोना सोना ही क्यों है, लेड क्यों नहीं? आखिर हर एलिमेंट की अपनी अलग पहचान होती क्यों है? वेल, इसका जवाब छिपा है किसी भी एलिमेंट के एकदम दिल में, यानी उसके सेंटर में। तो हमारा पहला सेक्शन है एक तत्व की पहचान, और सबटाइटल है अपरिवर्तनीय कोर। जी हाँ, जैसा मैंने कहा, जवाब एटम के न्यूक्लियस के अंदर बहुत गहराई में छिपा है। यही वो जगह है जहां एक एलिमेंट की असली पहचान तय होती है, और वो पहचान जुड़ी है सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल से, प्रोटॉन। हाँ, बिल्कुल, यही प्रोटॉन है जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी की चाबी है। यही वो चीज है जो उसे डिफाइन करती है, और सबसे जरूरी बात, ये कभी नहीं बदलती। अच्छा, तो अब इस पहचान को जो साइंटिफिक नाम दिया गया है उस पर आते हैं। इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या, और इसे Z सिंबल से दिखाया जाता है। इसे हर एलिमेंट का एक यूनिक फिंगरप्रिंट भी समझ सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या Z है क्या? ये बस किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की कुल संख्या है। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन को ले लीजिए। इसके न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन, तो जाहिर है इसका एटॉमिक नंबर हुआ 1। ठीक है, अब कार्बन को देखते हैं। इसके न्यूक्लियस में होते हैं 6 प्रोटॉन्स, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही, 6। यही प्रोटॉन का नंबर है जो कार्बन को हाइड्रोजन से एकदम अलग बनाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, असल में एलिमेंट्स को उनके पास मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या से ही डिफाइन किया जाता है। ये बात बहुत पावरफुल है। मतलब प्रोटॉन की गिनती ही सब कुछ है। ये एक एब्सोल्यूट रूल है। अगर प्रोटॉन्स का नंबर बदला तो समझ लीजिए कि एलिमेंट ही बदल गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी की बात तो समझ आ गई, लेकिन एटम के वजन यानी उसके मास का क्या? वेल, मजे की बात यह है कि वो भी न्यूक्लियस से ही आता है। तो सवाल ये है कि एटम को उसका मास देता कौन है? देखिए, न्यूक्लियस में 2 हेवीवेट पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो तो लगभग वेटलेस हैं, उनका वजन ना के बराबर है। इसीलिए किसी भी एटम का लगभग सारा का सारा मास सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। और जब हम इन दोनों भारी पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ गिनते हैं तो हमें मिलता है मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। इसे A सिंबल से दिखाते हैं। तो सीधी सी बात है, मास नंबर A हुआ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल सम। वापस अपने कार्बन के एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमने देखा था कि उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, उसमें 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कितना हुआ? 12। तो कार्बन का मास नंबर हो गया 12। सिंपल है ना? तो अब हमारे पास एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A भी है। अब देखते हैं कि साइंटिस्ट इस सारी जानकारी को एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं। किसी भी एटॉमिक सिंबल को लिखने का एक बहुत ही सीधा सा तरीका है,
3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखिए, मान लीजिए X। फिर मास नंबर यानी A को ऊपर लेफ्ट साइड में लिखिए और आखिर में एटॉमिक नंबर यानी Z को नीचे लेफ्ट साइड में लिख दीजिए। ये देखिए नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। यहाँ N तो हो गया नाइट्रोजन का सिंबल, ऊपर जो 14 लिखा है वो है इसका मास नंबर, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 14 है, और नीचे जो 7 लिखा है वो है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, काफी कुछ सीख लिया। अब समय है एक छोटे से प्रैक्टिस का। देखते हैं कि हमें कितना समझ आया। तो सवाल ये है, एक एटम है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 ही प्रोटॉन हैं। तो I इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और I इसका चार्ज क्या होगा? जरा एक पल के लिए सोचिए। हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है, निकालना है एटॉमिक नंबर और चार्ज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल था एटॉमिक नंबर का। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर Z प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है। यहाँ 8 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर हो गया 8। सिंपल। अब दूसरा सवाल चार्ज का। देखिए, चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर का डिफरेंस। हमारे पास 8 पॉजिटिव प्रोटॉन है और 8 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 8 कितना हुआ? 0। मतलब इस एटम पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो आज हमने जो भी समझा उसकी सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, एटॉमिक नंबर Z मतलब प्रोटॉन्स का नंबर, और यही एलिमेंट की पहचान है। दूसरी, मास नंबर A मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल, और ये एटम का मास बताता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये दोनों ही चीजें यानी पहचान और वजन न्यूक्लियस के अंदर ही तय होती हैं। तो एक बात तो साफ हो गई कि प्रोटॉन्स का नंबर फिक्स्ड है, वो नहीं बदल सकता, वरना एलिमेंट ही बदल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर हम न्यूट्रॉन्स का नंबर बदल दें? अगर प्रोटॉन उतने ही रहें पर न्यूट्रॉन कम या ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें केमिस्ट्री की दुनिया में और भी आगे ले जाएगा। इसके बारे में सोचिएगा। नमस्कार, आज हम पीरियोडिक टेबल की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 क्यों होता है? मतलब पीरियोडिक टेबल में अक्सर देखा होगा कि कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पॉइंट्स में यानी दशमलव में होता है। ये थोड़ा अजीब तो लगता है ना? और यही तो सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तो आधा हो ही नहीं सकता, राइट? ये तो हमेशा पूरे नंबर्स में होते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इस पहेली का जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं आइसोटोप्स, या हिंदी में कहे तो समस्थानिक। इसको अच्छी तरह समझने के लिए सबसे आसान एलिमेंट से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन का केस स्टडी देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये तीनों ही हाइड्रोजन हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में एक प्रोटॉन है। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है, और इसी वजह से इनका वजन यानी मास नंबर भी अलग हो जाता है। तो बस यही है आइसोटोप्स, मतलब एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग। तो इसका निचोड़ क्या निकला? आइसोटोप एक ही एलिमेंट की फैमिली के वो मेंबर्स हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम है, इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से उनका वजन अलग होता है। ठीक है, अब जब आइसोटोप्स का फंडा क्लियर हो गया है, तो चलिए वापस चलते हैं अपनी ओरिजिनल पहेली पर, क्लोरीन पर। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लोरीन की गुत्थी कैसे सुलझाता है। देखिए, असली कहानी ये है कि नेचर में क्लोरीन दो अलग अलग रूपों में मिलता है। एक का मास होता है 35U और दूसरे का 37U, और ये दोनों 3:1 के रेशियो में मौजूद होते हैं। इस चार्ट से ये बात और भी साफ हो जाती है। नेचर में मिलने वाले क्लोरीन में 75% एटम क्लोरीन 35 वाले होते हैं और बाकी 25% क्लोरीन 37 वाले। मतलब अगर हम 4 क्लोरीन एटम उठाएं तो उनमें से 3 हल्के वाले होंगे और एक भारी वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में जो नंबर लिखा है वो किसी एक अकेले एटम का मास है ही नहीं, वो तो इन दोनों आइसोटोप्स का एक वेटेड एवरेज है। और ये रही इसके पीछे की सिंपल सी मैथ्स। हम 35U का 75% लेते हैं और उसमें 37U का 25% जोड़ देते हैं, और नतीजा एकदम 35.5U।
और बस हमारी पहेली सुलझ गई। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, किसी एक अकेले क्लोरीन एटम का मास 35.5 U नहीं होता। ये तो बस उस मिक्सचर का एवरेज है जो नेचर में पाया जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। आइसोटोप्स सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारी असली दुनिया में इनके कुछ बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल भी हैं। जैसे कि यूरेनियम का एक खास आइसोटोप न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के इलाज में काम आता है, और आयोडीन का एक आइसोटोप घेंगा यानी गोइटर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम आइसोटोप्स को तो समझ गए हैं। अब इनकी समझ को और पक्का करने के लिए चलिए इनका एक और एटॉमिक ट्विन यानी जुड़वा से कंपैरिजन करते हैं। अब एक नया सवाल सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एटम्स का मास तो एक जैसा हो लेकिन वो अलग अलग एलिमेंट्स हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है आइसोबार्स की, जिन्हें हम संभारिक भी कहते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का है 20। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों का ही मास नंबर 40 हो सकता है। तो आइसोबार्स क्या हुए? ये अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग होता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका मास नंबर एक जैसा होता है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग, और आइसोबार्स में ठीक इसका उल्टा, मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर अलग। तो अगर मास बदल सकता है तो फिर किसी एलिमेंट की असली पहचान क्या है? आज की बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे यही है। किसी भी एलिमेंट की असली पहचान उसका वजन नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या होती है। प्रोटॉन का नंबर ही उस एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है, जो कभी नहीं बदलता।